देखिए आगे आज लेक्चर में देखते हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। एरोमेटिक कौन कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, इसका मैं एक अलग से लेक्चर आपका डाल चुका हूँ। ठीक है, सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाला हुआ है, वहाँ पे आपने देख लिया होगा, और जिसने नहीं देखा वो दोबारा देख लें। बाकी यहाँ थोड़ा सा और उसके बारे में बताएंगे क्योंकि अब उसका यूज़ आएगा एरोमेटिसिटी का। ठीक है, चलिए देखिए तो स्टार्ट कर रहे हैं एरोमेटिसिटी, या आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए द कंपाउंड्स विच बी एरोमेटिक इफ इट, ये कह रहा है द कंपाउंड विल बी एरोमेटिक इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन? देयर शुड बी रिंग, यहाँ पे क्या होनी चाहिए? रिंग होनी चाहिए, मतलब कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। रिंग शुड बी प्लेनर, रिंग क्या होनी चाहिए? प्लेनर होनी चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या है कि दैट इज ऑल द एटम्स ऑफ द रिंग शुड बी इन सेम प्लेन। रिंग में जो भी एटम इन्वॉल्व हो रहा है वो सारे एटम क्या होने चाहिए? प्लेनर होने चाहिए। प्लेनर का मतलब है कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp2। और तीसरा इट शुड बी फॉलो द हकल्स रूल्स, ये हकल्स रूल्स को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल्स क्या है? अगर बात करें हकल्स रूल्स की, तो देयर शुड बी द कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग फॉर द कंपाउंड टू गेन एरोमेटिसिटी इन विच एन, जहां पे एन की जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 5। ये कह रहा है कि जो पूरी साइकिल है उस पूरी साइकिल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? कंप्लीट डीलोकलाइज होने चाहिए। पूरी रिंग में जो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए कितने पाई इलेक्ट्रॉनों का? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, जहां पे एन की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर यहाँ पे एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर एन की वैल्यू 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 3 रखेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हर बार 4 का डिफरेंस होता जाएगा। 2 से स्टार्ट होगा, देखिए 2 6 10 14 18 और फिर 22। ठीक है, तो एक और बात देखिए, अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है या फिर हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है या फिर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कहलाएगा। एक और बात देखिए, 2 6 10 14 ये सब क्या है? इवन नंबर ऑफ, ये क्या हो गया? अगर हम बात करें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। या सीधी सी बात करें, जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन में कितने पेयर होंगे? 2 इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर बनेगा। अगर हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें कितने पेयर बनेंगे? अगर 2 2 इलेक्ट्रॉनों का पेयर बनाए तो कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर। अगर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो कितने पेयर बनेंगे? 5। अगर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो कितने पेयर बनेंगे? 7। तो बस यही बात ध्यान रखना। तो कितने पेयर, या तो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो 2 6 10 14 18 22, या नंबर ऑफ पेयर्स की बात कर लें तो कितना आ रहा है? 1 3 5 7 9, इस टाइप से चलेगा। तो 1 5 1 3 5 क्या है? ओड नंबर ऑफ पेयर हैं। तो ये ज़्यादा आसान रहेगा कि अगर ओड नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन है, कौन से? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, जो पूरी कंप्लीट साइकिल में क्या कर रहे हैं? डीलोकलाइज कर रहे हैं। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग की संख्या कैसी है? ओड है। वन वन ओड, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए, 5 हो जाए, तो ओड इलेक्ट्रॉन अगर पेयर हैं, ओड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं डीलोकलाइज, तो वो क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। क्लियर? नेक्स्ट, ये कह रहा है द कंपाउंड कैन बी एंटी एरोमेटिक इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अब एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या है? देयर शुड बी रिंग, मतलब कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक। रिंग शुड बी प्लेनर, रिंग क्या होनी चाहिए? प्लेनर, मतलब रिंग में हर एक एटम क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। और किसी भी रिंग में हर एक एटम प्लेनर कब होगा? जब हर एक एटम की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2। दूसरा, देयर शुड बी डीलोकलाइजेशन ऑफ 4n पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। वहां पे कितने थे एरोमेटिक में? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें एंटी एरोमेटिकली कितने चाहिए? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। और इसमें n की वैल्यू 0 1 2 से शुरू हो रही थी, वहां पे n की वैल्यू कहां से शुरू होगी? 1 से। 1 2 3 मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन, हर बार 4 ऐड करते जाएंगे। इसकी स्टार्टिंग 2 से हो रही थी और हर बार 4 ऐड करते जाएंगे। 2 6
10 14, इसमें क्या होगा, एंटी एरोमेटिक में 4 से स्टार्ट होगी और हर बार 4 ऐड करते जाएंगे, 4 8 12 16 20। अब इसमें देखिए जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 के बाद 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन में कितने पेयर बनेंगे, 2। 8 इलेक्ट्रॉन में कितने पेयर बनेंगे, 4। ऐसे 12 इलेक्ट्रॉन में कितने पेयर बनेंगे, 6। तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इवन नंबर ऑफ पेयर आ रहे हैं। तो उसमें अगर ओड नंबर ऑफ पेयर थे इलेक्ट्रॉनों के, कौन से इलेक्ट्रॉनों के, जो डीलोकलाइज कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों से मतलब है जो डीलोकलाइज है। डीलोकलाइज मतलब जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अगर जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉनों का जो ओड नंबर ऑफ पेयर है तो एरोमेटिक, और इवन नंबर ऑफ पेयर है तो एंटी एरोमेटिक। चलिए अब एक और बात है, या तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, और ऐसा कोई कंपाउंड हो गया ना तो वो एरोमेटिक है ना वो एंटी एरोमेटिक है, तो फिर उसे क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो तीन कैटेगरी हो गई कंपाउंड की, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और जो ना तो एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नॉन एरोमेटिक। मतलब इनमें से कोई सी भी कंडीशन फेल हो गई तो वो क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। अब मैं बहुत सिंपल से तरीके से आपको एक कंडीशन बताता हूं। एंटी एरोमेटिक और एडोमेटिक के लिए क्या कंडीशन है, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। एक तो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, मतलब साइकिल में जितने भी एटम है वो सब, उनकी सबकी हाइब्रिडेशन sp2 होनी चाहिए। दूसरा कंप्लीट सर्क्यूमफेरेंस रेजोनेंस होना चाहिए, मतलब पूरी साइकिल में क्या आना चाहिए, कॉन्जुगेशन आना चाहिए, पूरी साइकिल क्या होनी चाहिए, रेजोनेंस स्टेबलाइज होनी चाहिए। और लास्ट कंडीशन, अगर जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो उन इलेक्ट्रॉनों का पेयर अगर ओड नंबर ऑफ पेयर है तो कहलाएगा एरोमेटिक, और इवन नंबर ऑफ पेयर है तो क्या कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक। और अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन फेल हो गई तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, हर एक कंपाउंड अपने आप को चाहता है एरोमेटिक करना, क्योंकि जो स्टेबिलिटी है, अगर हम बात करें, नॉन एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं कौन, एरोमेटिक, और नॉन स्टेबल से लेस स्टेबल हो जाते हैं कौन, एंटी एरोमेटिक। तो इनका जो ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे एरोमेटिक, उससे कम होंगे नॉन एरोमेटिक, और सबसे लेस स्टेबल होते हैं कौन, एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो हमेशा कोशिश में रहते हैं, टेंडेंसी में रहते हैं, या तो नॉन एरोमेटिक बनने के और या फिर एरोमेटिक बनने के। एरोमेटिक बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और एरोमेटिक ना बन पाए तो कम से कम नॉन एरोमेटिक तो बन ही जाए, ठीक है, जिससे क्या है, स्टेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो देखिए ये कह रहा है द कंपाउंड विच आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक देन इज कॉल्ड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक हैं ना ही एंटी एरोमेटिक हैं, तो फिर वो क्या कहलाते हैं, नॉन एरोमेटिक। और स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस कंपाउंड, अगर इन कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, उनके बाद आते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और सबसे लेस स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये एंटी एरोमेटिक हमेशा जुगाड़ में रहते हैं कि हम एरोमेटिक बन जाएं, एरोमेटिक ना बन पाए तो कम से कम नॉन एरोमेटिक हो जाए, क्योंकि स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। देखिए एक कंपाउंड देखिए जरा पहले, ये है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन। ठीक है, साइक्लोपेंट 5 कार्बन है साइकिल में, डाइइन 2 डबल बॉन्ड है, और एनायन 1 नेगेटिव चार्ज है। अगर हम इसकी बात करें तो थोड़ा सा देखिए, ये चार्ज सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, तो क्या होगा, तो चार्ज सिंगल डबल ये कॉन्जुगेशन है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा, क्यों देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की एक्सिस है, तो इलेक्ट्रॉन देगा और वो लेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो ये प्लस एम, और वो लेगा तो माइनस एम, तो ये प्लस माइनस का कॉन्जुगेशन हो गया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वैसे ही पाई बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड, और वो ब्रेक होकर यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। तो क्या सिचुएशन बन जाएगी, ऐसे कह लीजिए कि डबल बॉन्ड तो आ जाएगा एक स्टेप पीछे, और नेगेटिव चार्ज पहुंच जाएगा 2 स्टेप आगे, यानी कि एक कार्बन को छोड़कर नेक्स्ट पे। अब आगे देखिए, चार्ज सिंगल डबल, अब ये फिर कॉन्जुगेशन में है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा वैसे ही पाई बॉन्ड तोड़ेगा। तो कहने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके तो क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड टूट कर यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे कह लो जी डबल बॉन्ड पीछे चला जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया होगा। ठीक, अब देखिए, अब ये नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, तो देखिए अब ये जो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, ये फिर कॉन्जुगेशन में, तो ये फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये डबल क्या, यहाँ तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और वहाँ क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड आके माइन नेगेटिव चार्ज, तो ये सिचुएशन बन जाएगी। अब ये नेगेटिव चार्ज फिर दोबारा डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो ये फिर अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ये फिर पाई बॉन्ड टूट जाएगा।
तो ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड तोड़ के यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो ये सिचुएशन बन जाएगी। अब ये फिर कॉन्जुगेशन में होगा, देखिए चार्ज सिंगल डबल, तो इस टाइप से फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट के यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब वापस वही स्ट्रक्चर आ गई जो क्या थी। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, 1 2 3 4 5 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही, मगर इफेक्टिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 5। इफेक्टिव क्यों, क्योंकि जिस एटम पे पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज था उसी एटम पे क्या है, लास्ट वाली में आ रहा है, तो ये दोनों एक ही हैं। तो इफेक्टिव उसे कहेंगे जब तक डिफरेंट एटम पे चार्ज आता जाएगा तो वो क्या कहलाएगी, डिफरेंट, यानी कि इफेक्टिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगी। ये दोनों इफेक्टिव में एक ही काउंटिंग, अगर इफेक्टिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जब इनकी काउंटिंग करेंगे तो ये दोनों एक में काउंट होंगी, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो फर्स्ट नंबर के कारण पर, इस वे फर्स्ट पे। देखिए तो कितनी स्ट्रक्चर बनेंगी, 5। तो अगर हम क्या करेंगे, तो कैसे, हम यहीं पे बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे गिन सकते हैं। देखिए ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है, मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड एक स्टेप पीछे आता है और नेगेटिव चार्ज एक कार्बन को छोड़ के उससे अगले पे जाता है। अगर मैं इसको नंबर दे दूं 1, तो 1 के बाद ये किस पे जाएगा, 3 पे, 3 के बाद फिर ये किस पे जाएगा, 5 पे, 5 के बाद फिर ये किस पे आ जाएगा, 2 पे, 2 के बाद फिर किस पे आएगा, ये 4 पे, 4 के बाद आएगा किस पे, 1 पे। तो कहने का मतलब है कि यहां से यहां गया, यहां से फिर यहां आया, यहां से फिर यहां गया, यहां से फिर क्या आ जाएगा, यहां से फिर यहां आ जाएगा, और यहां से फिर यहां आ जाएगा। तो कहने का मतलब जितने कार्बन थे सारे कार्बनों पे चार्ज घूम चुका है। तो इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, तो पांचों कार्बनों पे ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज घूम गया। देखिए 1 2 3 4 5 नंबर के कार्बन थे, तो 1 से गया होगा 3 पे, 3 से आया होगा किस पे, 5 पे, 5 से फिर गया होगा किस पे, 2 पे, 2 से आया होगा 4 पे, और 4 से किस पे आ गया होगा, 1 पे। तो कुल मिला के कितनी नेगेटिव चार्ज है वो पांचों के पांचों कार्बन पे इक्वली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और ये डबल बॉन्ड भी इक्वली क्या हो गए, सब जगह रोटेट हो गए। तो इस स्ट्रक्चर को हम फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं, जिसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रियल स्ट्रक्चर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होती, इन्हें बोलते हैं जो रेजोनेंस ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर है वो रियल स्ट्रक्चर नहीं होती है। रियल स्ट्रक्चर क्या होगी, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड कह रही है कि जो डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड की पोलैरिटी पांचों कार्बनों पे सब जगह है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो भी पांचों के पांचों कार्बनों पे क्या हो चुका है, डीलोकलाइज। इसलिए आप क्या करेंगे, इसे डबल बॉन्ड का मतलब हर एक एटम पे डबल बॉन्ड है इसलिए सर्किल बना दिया, और हर एक एटम पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए वो कहां रख दिया, सेंटर पे। तो ये इसकी क्या हो गई, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गई। तो रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर ऑल, तो इन सब के लिए अगर बात करें तो ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, सारे के सारे बॉन्ड बिल्कुल एक जैसे होंगे, और देयरफॉर बॉन्ड एनर्जी आर द, ये बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, बिल्कुल हर एक की बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम। चलिए ठीक है, चलिए तो ये कंडीशन उसकी आ गई थी कि एंटी एरोमेटिक में कितने डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, जहां पे n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही थी, 1 2 3 से। किसके लिए, एंटी एरोमेटिक के लिए। चलिए वो तो मैंने आपको बता दिया। अब तो आप इससे नहीं देखेंगे, आप तो सीधा आप किससे देखेंगे, अगर इवन नंबर ऑफ पेयर है, इवन नंबर ऑफ पेयर है किसके, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉनों के, तो क्या है, एंटी एरोमेटिक। और अगर क्या है, ओड है, तो क्या होगा, एरोमेटिक। कब, जब चारों कंडीशन होनी चाहिए, 4 कंडीशन हो गई। कौन कौन सी कंडीशन, एक बार फिर बता देता हूं, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन मतलब सर्क्यूमफेरेंस का रेजोनेंस होना चाहिए। ठीक है, साइकिल के अंदर मतलब नहीं, हमें पूरा सर्क्यूमफेरेंस का रेजोनेंस आना चाहिए। और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो होने चाहिए, कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर जो डीलोकलाइज कर रहे हैं, वो अगर ओड है तो क्या हो गया, एरोमेटिक, और इवन है तो एंटी एरोमेटिक, और इनमें से कोई सी भी कंडीशन फेल हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। चलिए ये कह रहा है आइडेंटिफाई एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। इन कुछ कंपाउंड में से एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक आइडेंटिफाई करना है। तो इसका मैंने आपको बता दिया, एक मैं अलग से लेक्चर ले चुका हूं, वो सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, वहां आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल उसमें बताए थे, फिर भी इनको बता दे रहे हैं। चलिए तो देखिए इसको हम चेक करेंगे कि ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो सबसे पहले चेक करिए साइक्लिक, तो ये साइक्लिक तो दिखाई दे रहा है, साइकिल तो इसमें है, तो साइक्लिक तो हुआ। बात करिए प्लेनर, प्लेनर कब होगा, जब साइकिल में जितने भी एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं सबकी हाइब्रिडेशन sp2 हो। तो डबल बॉन्डेड कार्बन है, हाइब्रिडेशन sp2, डबल बॉन्डेड कार्बन है, हाइब्रिडेशन sp2, मगर ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो गया, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो गया तो हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3, और जब sp3 है तो ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर। ये नॉन प्लेनर होते क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। जैसे ही नॉन प्लेनर हुआ तो कोई सी भी जोन सी भी कंडीशन फेल हो गई, एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, प्लेनर, और ये क्या है, हाइब्रिडेशन क्या आ गई, sp3 का मतलब ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। नॉन प्लेनर होते क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट देखिए, अब के यहां प्लस ले लिया, तो साइक्लिक तो है,
डबल बॉन्डेड है तो sp2, डबल बॉन्डेड है sp2, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडेशन होती है sp3, मगर प्लस आ गया तो प्लस आती है एक स्टेप कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी sp2। तो हर एक कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 तो साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है। बात करिए सर्कमफेरेंस रेजोनेंस है कि नहीं, तो देखिए डबल सिंगल चार्ज, चार्ज सिंगल डबल, तो पूरा कंप्लीट सर्कमफेरेंस रेजोनेंस है, तो सर्कमफेरेंस रेजोनेंस में मिल गया। अब बात कर लेते हैं डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉनों की। कितने इलेक्ट्रॉन से इसके पास, एक पाई बॉडी तो है, बस यही तो इलेक्ट्रॉन है जो घूमेंगे, क्योंकि प्लस का मतलब तो वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल तो क्या होगी, रेजोनेंस में हेल्प करती है, इलेक्ट्रॉन नहीं देती कोई भी। इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ इस पाई बॉन्ड के तो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, तो दो इसके पास कितने डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, या 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 पेयर, और एक पेयर मतलब ओड, और ओड होगा तो कैसा होगा, ये एरोमेटिक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक। नेक्स्ट बात करें, इसकी अगर मैं बात कर लूं तो साइक्लिक तो दिखाई दे रहा, मगर ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है sp3, सिंगल बॉन्डेड है sp3, और जैसी हाइब्रिडेशन sp3 हो गई तो क्या हो गया, नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर हो गया तो नॉन एरोमेटिक। ठीक है, चलिए यहां बात करें, साइक्लिक तो दिखाई दे रहा है, बात करिए एस प्लेनर है कि नहीं, तो हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है तो sp2, डबल बॉन्डेड sp2, डबल बॉन्डेड sp2, डबल बॉन्डेड sp2, तो हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड था, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp2 हो गई, sp2 हो गई तो प्लेनर भी हो गया। अब बात करते हैं कंप्लीट डीलोकलाइजेशन की। कौन सा डीलोकलाइजेशन, सर्कमफेरेंस, तो देखिए डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल, तो ये कंप्लीट सर्कमफेरेंस रेजोनेंस आ गया, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन आ गया, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। अब बात कर लें कितने, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की, तो एक पेयर तो यह इलेक्ट्रॉनों का, पाई बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन तो इस वाले पाई बॉन्ड से, दो इलेक्ट्रॉन इससे, तो एक पेयर यहां से, एक पेयर यहां से, कितने पेयर आ गए, दो पेयर, और दो टू पेयर का मतलब क्या हो गया, टू पेयर का मतलब हो गया इवन पेयर, और इवन पेयर आ रहे हैं तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें ये साइक्लिक तो है, प्लेनर की बात करें तो sp2 है, डबल बॉन्डेड कार्बन है sp2, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है sp2, और इस पे भी एक डबल बॉन्ड आ रहा है sp2, तो हर एक कार्बन की जो साइकिल में जो कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं उसकी सबकी हाइब्रिडेशन sp2 आ रही, तो प्लेनर भी हो गया। बात कर लेते हैं कंप्लीट रेजोनेंस की, तो डबल सिंगल सिंगल नहीं, ये जरा आप देखिए ये क्या होगा, ये पाई बॉन्ड, ये क्या है, सी डबल बॉन्ड है, ये तोड़ेगा, देखिए डबल सिंगल डबल, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, तो ऐसा मोर इलेक्ट्रॉनिक एटम की तरफ पाई बॉन्ड टूटेगा, तो इधर माइनस इधर प्लस, ऐसे ये टूटेगा, इधर माइनस इधर प्लस, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के इस ओ पे आ गए तो यहाँ ओ पे माइनस, इस कार्बन पे प्लस, ऐसे ये पाई बॉन्ड टूट के इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस, तो यहाँ प्लस प्लस आ गए। अब समझो देखिए, डबल सिंगल प्लस, प्लस सिंगल प्लस, ये भी रेजोनेंस होता है, और प्लस सिंगल डबल बॉन्ड, तो ये कंप्लीट रेजोनेंस आ जाएगा किसका, देखिए ध्यान से दीजिए, डबल सिंगल चार्ज और चार्ज सिंगल चार्ज, ये भी कॉन्जुगेशन है, और चार्ज सिंगल डबल, ये भी कॉन्जुगेशन है, तो सब ये कंप्लीट सर्कमफेरेंस रेजोनेंस आ जाएगा, और सर्कमफेरेंस रेजोनेंस आएगा तो अब तीसरी कंडीशन पूरी हो गई। नेक्स्ट देखिए, लास्ट कितने पेयर हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन ही तो हैं, इस ये एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, या एक पाई बॉन्ड का मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वन पेयर का मतलब क्या हो गया, ओड, और ओड का मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक होगा। यहां देखिए साइक्लिक है, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, मगर ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, और सिंगल बॉन्डेड है तो sp3, और sp3 होते ही कैसा हो गया, नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होते ही क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, देखिए साइक्लिक है, बात करें प्लेनर की तो डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो सबकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2 sp2 sp2, मगर ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3, मगर इस पे क्या है, माइनस है। अब माइनस है तो चेक करिए माइनस कहीं कॉन्जुगेशन में तो नहीं जा रहा, अगर ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में गया तो हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगी, कॉन्जुगेशन में नहीं गया तो sp3 रहेगी। तो देखिए चार्ज सिंगल डबल, तो ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, या इस डबल बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में, और ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 की बजाय sp2 हो जाएगी, अगर sp2 हो गई तो ये पूरा प्लेनर हो गया। चलिए अब बात करते हैं कंप्लीट डीलोकलाइजेशन की, तो देखिए चार्ज सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल चार्ज, तो कंप्लीट सर्कमफेरेंस रेजोनेंस भी है। अब बात करते हैं कितने पेयर हैं, दो, देखिए एक पेयर तो यहां से आएगा इस पाई बॉन्ड से, एक पेयर यहां से आएगा, मतलब एक पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन तो इस पाई बॉन्ड से, दो इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड से, दो इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर से आएंगे, नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर, तो वन पेयर यहां से, वन यहां से, और वन पेयर यहां से, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके जो लोन पेयर हो कहां चला गया, कॉन्जुगेशन में, तो कितने पेयर हो गए, 1 2 3,
तो 3 पेयर हो गए, 3 पेयर का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 3 पेयर का मतलब क्या हो गया ओड, और ओड का मतलब क्या हो गया एरोमेटिक। नेक्स्ट देखिए, अगर बात करें तो ये साइक्लिक है, साइक्लिक है और ये हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड sp2 sp2 sp2, तो ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, sp3 होनी चाहिए मगर प्लस आ गया, और प्लस का क्या करता है हाइब्रिडेशन को एक कम कर देता है, तो sp2, तो सबकी sp2 हो गई तो प्लेनर भी हो गया। बात करते हैं कंप्लीट रेजोनेंस, सर्कम्फेरेंस रेजोनेंस, तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल चार्ज, चार्ज सिंगल डबल, तो कंप्लीट सर्कम्फेरेंस रेजोनेंस भी है। तो बात करें पेयर की, एक पेयर यहां से आएगा इस वाले डबल बॉन्ड से, एक पेयर यहां से आएगा, और इससे कोई पेयर नहीं आएगा। प्लस का मतलब लोन पेयर नहीं होता, माइनस का मतलब लोन पेयर होता है, ठीक है। तो यहां से तो प्लस का मतलब होता है सिर्फ बैक एंड ऑर्बिटल मिलेगी रेजोनेंस के लिए, ठीक है, और माइनस का मतलब है कि लोन पेयर मिलेगा। दो तो एक पेयर यहां से, एक पेयर यहां से, तो कितने पेयर हो गए, 2 पेयर। 2 पेयर का मतलब क्या हो गया इवन, और इवन हो गया तो क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। पूछे इसमें कितने डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, तो आप कितने बताएंगे 2 पेयर। 2 पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां देखिए, ये अगर मैं बात करूंगा, देखिए डबल बॉन्डेड, ये साइक्लिक तो है, डबल बॉन्डेड sp2, डबल बॉन्डेड sp2, डबल बॉन्डेड सब कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो प्लेनर भी है साइक्लिक भी है। बात करिए किसकी, कंप्लीट रेजोनेंस की, तो डबल सिंगल डबल। अब डबल सिंगल सिंगल, 2 सिंगल दिखाई दे रहे हैं, नहीं यहां प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है डबल बॉन्ड है डिफरेंट एटम के बीच में, और पाई बॉन्ड टूट जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। जैसे ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ टूटेगा तो इधर माइनस और इधर क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस के आते ही, इस प्लस के आते ही कॉन्जुगेशन हो जाएगा। देखिए डबल सिंगल चार्ज, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, तो ये कंप्लीट सर्कम्फेरेंस हो जाएगा, कंप्लीट सर्कम्फेरेंस रेजोनेंस हो जाएगा। तो बात करते हैं अब पेयर की, दो, एक पेयर यहां से आएगा, एक पेयर यहां से आएगा, और यहां क्या होगा प्लस चार्ज। प्लस चार्ज में तो कोई पेयर होता नहीं, प्लस चार्ज में तो सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल होती है, तो 2 पेयर आएंगे, 2 पेयर का मतलब क्या हो गया इवन, और इवन का मतलब हो गया एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट देखिए, जैसे यहां बात करें तो देखिए ये साइक्लिक तो है, बात करें प्लेनर की तो डबल बॉन्डेड है sp2, डबल बॉन्डेड sp2, डबल बॉन्डेड sp2, डबल बॉन्डेड sp2। अब ये सिंगल बॉन्डेड है तो sp3 होना चाहिए, मगर ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, देखिए चार्ज सिंगल डबल, तो ये जब कॉन्जुगेशन में चला जाएगा तो हाइब्रिडेशन एक कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ भी sp2। मगर ये अगला जो कार्बन है ये सिंगल बॉन्डेड है और इस पर कोई नेगेटिव चार्ज भी नहीं है जी, तो ये क्या रहेगा sp3 ही रहेगा, और sp3 रहेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होते क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें तो ये साइक्लिक है, हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड दिखाई दे रहा है, तो सब sp2 और ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है मगर इस पर प्लस है, और प्लस आते ही एक स्टेप कम हो जाएगा तो ये भी sp2 हो जाएगा, ठीक। तो प्लेनर तो हो गया। बात करते हैं कंप्लीट रेजोनेंस की, तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, चार्ज सिंगल डबल, तो कंप्लीट सर्कम्फेरेंस रेजोनेंस भी है। बात कर लेते हैं पेयर की, तो 1 पेयर यहाँ से, 1 यहाँ से 2 और 1 यहाँ से 3, और इससे तो कोई पेयर आएगा नहीं, ठीक है। तो 3 पेयर हो गया, 3 का मतलब ओड, ओड का मतलब एरोमेटिक। यहाँ देखिए सेम कहानी, देखिए ये डबल बॉन्ड ओ दे रखा है, ये टूट जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो इधर हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा प्लस, और जब इस पे प्लस आ जाएगा तो ये वही सिचुएशन बन गई जो ऊपर वाली है, तो ये भी क्या हो जाएगा एरोमेटिक। यहाँ देखिए इसमें साइक्लिक है, हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो sp2 मगर ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो sp3, मगर इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है, देखिए चार्ज सिंगल डबल, ये इधर देख लो चार्ज सिंगल डबल, तो इसका मतलब ये रेजोनेंस में जाएगा, और रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा तो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो हाइब्रिडेशन sp3 की बजाय क्या रह जाएगी sp2, तो प्लेनर तो हो गया। बात कर लेते हैं आप किसकी, पेयर कंप्लीट रेजोनेंस की, तो देखिए डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल चार्ज, चार्ज सिंगल डबल, तो कंप्लीट सर्कम्फेरेंस रेजोनेंस भी है। तो बात करते हैं पेयर की, पेयर कितने होंगे इसमें 1 2 3 और एक ये होगा 4, नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, तो 4 पेयर, और 4 का मतलब क्या हो गया इवन, और इवन का मतलब क्या हो गया एंटी एरोमेटिक, तो ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ये देखिए ये कह रहा है ये हमारे पास एक ये कंपाउंड है, ठीक, और तो ये कह रहा है कि ये जो कंपाउंड है गिव H कैन बी एब्स्ट्रैक्टेड एज, ये कंपाउंड H देगा तो किस फॉर्म में देगा, H फ्रेडिकल में या H प्लस की फॉर्म में या H माइनस की फॉर्म में, कैन नॉट बी प्रेडिक्ट, यह हम पता नहीं कर सकते। तो देखिए अगर हमारे पास क्या है, अगर मैं बात करूं तो इस पे क्या है, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, कितने पेयर हो गए 2 पेयर हो गए। अगर ओड पेयर हूं, ओड मतलब इस पे 2 पेयर हैं, तो ये ऑड कब होंगे जब 3 हो जाएं, और 3 पेयर हो गए तो ऑड पेयर हो गए, और ऑड पेयर हो गए तो क्या हो जाएगा एरोमेटिक, और एरोमेटिक क्या होता है मोर स्टेबल। तो ये अपने पेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने करना चाहेगा, ऑड करना चाहेगा, तो
दो पेयर थे, इसके पास कितने करना चाहेगा, तीन। तो तीन इस पे, तीन कब होंगे, जब इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या लेकर आता है, इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आता है। तो यहाँ नेगेटिव कब आएगा, जब ये प्लस भाग जाए। तो जैसे ही H प्लस निकलेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस, और माइनस बनते ही क्या हो जाएगा, ये कॉन्जुगेशन में। तो जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो अब ये एरोमेटिक हो जाएगा। देखिए कैसे, तो इसमें 1 2 3 तीन पेयर हो जाएंगे, और तीन पेयर होते ही क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। और बाकी कंडीशन देखो, इसमें फुल फिलअप हो रही है, साइक्लिक है, डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड है तो sp2 और इसकी सिंगल बॉन्डेड है तो हाइब्रिडेशन sp3 होगी। मगर ये जो नेगेटिव चार्ज है कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो यहाँ पे एक स्टेप कम हो जाएगी, तो फिर वापस हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी, sp2। तो प्लेनर भी हो गया। और देखिए ये चार्ज सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल चार्ज, तो कंप्लीट सर्कमफ्रेंस रेजोनेंस भी होगा। और कितने पेयर होंगे, 1 2, और एक ये पेयर आ गया 3। और तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो H किस तरीके से निकलेगा, कि इस H उस तरीके से निकलेगा जिस तरीके से निकलने से ये क्या बन जाए, मोर स्टेबल। तो अगर ये इस H प्लस, फिलहाल ये क्या था, फिलहाल ये नॉन एरोमेटिक था, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडेशन कितनी थी, sp3। और वैसे भी पेयर तुम एंटी एरोमेटिक नहीं था, कैसा था, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ हाइब्रिडेशन sp3 थी। H प्लस के निकलते यहाँ पे माइनस आएगा, और वो माइनस कहाँ चला जाएगा, कॉन्जुगेशन में, इसलिए हाइब्रिडेशन क्या हो गई, यहाँ sp2। तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंप्लीट रेजोनेंस भी है। और कितने पेयर आ गए, ओड पेयर आ गए, 3 पेयर आ गए, और 3 पेयर होते ही क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो H प्लस के निकलने से क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। तो इसलिए किसको रिलीज करेगा, ये H प्लस को। अगर H माइनस को रिलीज करता तो यहाँ क्या आता है, प्लस, और प्लस आता तो फिर ये एंटी एरोमेटिक हो जाता। कितने पेयर रह जाते हैं इसमें, सिर्फ 2, और 2 पेयर का मतलब इवन पेयर, और इवन पेयर का मतलब एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक का मतलब हाईली अनस्टेबल। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेगा कि हाईली अनस्टेबल हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट, जैसे यहाँ की बात करें, अब ये कंपाउंड है, तो ये कह रहा है कि इसमें से ये क्या, कौन सा H रिलीज करेगा, ये H प्लस रिलीज करेगा कि H माइनस। तो देखिए इसके पास कितने पेयर हैं, इसके पास पेयर 1 है। 1 का मतलब ऑलरेडी इसके पास ओड नंबर ऑफ पेयर है। तो ओड के लिए क्या हो जाता है, एंटी ओड के लिए हो जाता है एरोमेटिक। तो इसे इलेक्ट्रॉन पेयर तो बढ़ाना नहीं, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी कितने पेयर हैं, ओड पेयर हैं, क्योंकि एक पेयर है, एक पेयर का मतलब ओड। तो और ओड के लिए मतलब एरोमेटिक। तो एरोमेटिक की सिचुएशन में है, बस इसे क्या चाहिए, सिर्फ यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन sp3 हो रही है वो sp2 चाहिए। तो sp2 होने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ प्लस आ जाना चाहिए। तो ये क्या, अब इस केस में क्या निकलेगा, H माइनस निकल जाएगा। माइनस मतलब अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। तो जैसे ही H माइनस निकलेगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और प्लस आते ही क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अगर ये H यहां से हमने क्या निकाल दिया, तो यहां से अगर हम H प्लस निकालेंगे तो यहां आ जाएगा माइनस, और माइनस आते ही कितने पेयर बन जाएंगे, ये 2। एक पेयर ये है और एक पेयर माइनस का बन जाएगा। तो 2 पेयर का मतलब इवन, और इवन का मतलब क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और अगर H माइनस निकालूंगा तो यहां बन जाएगा प्लस, और प्लस का मतलब एक ही पेयर रह जाएगा, और एक पेयर रह जाएगा तो अभी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। क्लियर होगी बात। तो इसलिए कौन से फॉर्म बनेगी, एरोमेटिक वाली। और एरोमेटिक वाली बनने के लिए इस पे क्या आना चाहिए, प्लस। और प्लस कब आएगा, जब H माइनस निकले। तो ये क्या रिमूव करेगा, H माइनस। तो H माइनस कैन बी एब्स्ट्रैक्टेड। ठीक है। ये देखिए पायरिडीन की अगर हम बात करें, पायरोल की, पायरोल क्या है, ये देखिए ये पायरोल है, साइक्लोपेंटेन। इसमें क्या है, साइक्लोपेंटेन वाली स्ट्रक्चर होती है ये। यहाँ पे एक पोजीशन पे नाइट्रोजन रखा होगा 2 डबल बॉन्ड के साथ। साइक्लोपेंटाडाइईन में क्या रख लें, एक नाइट्रोजन रख लें, तो वो क्या हो जाता है, पायरोल। तो इसकी बात करें, ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, तो जरा देखें। ये अगर बात करें इस, ये H यहाँ पे, तो देखिए बात करिए, साइक्लिक है। अगर हम बात करें तो इस साइक्लिक है, बात करते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की। तो अगर मैं देखूं हाइब्रिडेशन की बात, तो ये डबल बॉन्डेड है sp2 डबल बॉन्डेड sp2 डबल बॉन्डेड sp2 डबल बॉन्डेड sp2, और ये सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन है। सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन है तो ये क्या होगा, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन है तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 होगी। फिलहाल इसकी हाइब्रिडेशन sp3 है, मगर ये और चेक करना पड़ेगा कि इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है कि नहीं। अगर ये कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा तो हाइब्रिडेशन sp3 ही रहेगी। और अगर ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में गया होगा तो इसकी हाइब्रिडेशन एक स्टेप कम हो जाएगी, sp3 से sp2 हो जाएगी, और sp2 हो जाएगी तो फिर ये पूरा प्लेनर हो जाएगा। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा कि नहीं। तो बात करते हैं, देखिए डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये क्या है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन में है। ये क्या है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन में है।
और इसको इस कंपाउंड में अगर मैं देखें तो इसमें कितने पेयर हैं, 1 और 1 2, दो पेयर हैं, और अगर तीसरा पेयर आ जाए तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो इस लोन पेयर को इसकी रियल में जरूरत भी है, क्योंकि 3 पेयर होते ही क्या हो जाएगा, ये ऑड पेयर हो जाएंगे, ऑड पेयर होते ही क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक। तो इसलिए इसका ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा। एक तो वैसे भी कॉन्जुगेशन में आ रहा है, देखिए लोन पेयर सिंगल डबल, और दूसरी बात इस कंपाउंड को मोर स्टेबल होने के लिए चाहिए भी, क्योंकि इस लोन पेयर के रेजोनेंस में आते इसके पेयर कितने हो जाएंगे, 3 पेयर हो जाएंगे, 3 पेयर एरोमेटिक। तो बात समझिए कि इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखूं तो क्या होगा, ये देखिए लोन पेयर ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वैसे ही पाई बॉन्ड टूट जाएगा। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इस पे क्या आएगा प्लस, उसने लिए हैं तो उस पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां जाके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, और वो टूट के क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो यहां तो सिंगल रह गया होगा, यहां डबल, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उस पे माइनस आ गया होगा, और जिसने दिए उस पे प्लस। ठीक, अब ये फिर माइनस का मतलब फिर लोन पेयर, तो देखिए चार्ज सिंगल डबल फ्री कॉन्जुगेशन में ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, वैसे ही पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जाके यहां बना देंगे डबल बॉन्ड, और यहां रह जाएगा सिंगल बॉन्ड। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पे प्लस आएगा, और प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे, और इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इस पे क्या आ जाएगा माइनस। तो ये माइनस कह सकते हैं कि माइनस एक डबल बॉन्ड एक स्टेप पीछे और माइनस 2 स्टेप आगे। तो डबल नेगेटिव डबल बॉन्ड तो एक स्टेप पीछे हो जाता है, और ये नेगेटिव चार्ज एक कार्बन को छोड़कर उससे अगले पे आ जाएगा। अब उसके बाद फिर कॉन्जुगेशन में देखिए चार्ज सिंगल डबल, तो ये फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, वैसे ही पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो आपका डबल बॉन्ड इधर और नेगेटिव चार्ज उधर, फिर टूट जाएगा फिर कॉन्जुगेशन में। तो कुल मिला के पांचों के 5 आइटम पे घूम जाएगा, ये फिर जाएगा, फिर डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो आपका डबल बॉन्ड यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ। अब फिर एक बार टूट जाएगा तो वापस वही सिचुएशन बन जाएगी जो इसमें आ गई। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज, देखिए यहाँ के बाद नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, थर्ड पे, थर्ड के बाद आएगा फिफ्थ पे, फिफ्थ के बाद आएगा 2 पे, 2 के बाद आएगा 4 पे, 4 के बाद फिर यहाँ। तो कुल मिला के जो लोन पेयर है कि जो पाई बॉन्ड है वो सब जगह घूम जाएंगे। ठीक, तो इसका जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की पोलैरिटी हर एक एटम पे आ रही होगी, इसलिए क्या कर दिया, इसको सर्किल बना दिया। और कहीं एक माइनस आ रहा तो दूसरी जगह प्लस भी आ रहा, कहीं माइनस आ रहा तो दूसरी जगह प्लस है, एक माइनस है तो दूसरी जगह प्लस है, तो ओवरऑल क्या है, ये न्यूट्रल है। तो इसलिए ओवरऑल चार्ज क्या है इस पे, 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो चुका है। क्यों एरोमेटिक क्यों हो चुका है, क्योंकि देखिए साइक्लिक भी है, प्लीनर भी है। प्लीनर क्यों, क्योंकि इसकी हाइब्रिडेशन sp2 हो गई, क्योंकि इसका लोन पेयर कहां चला गया, रेजोनेंस में। और सर्कमफेरेंस, कंप्लीट सर्कमफेरेंस रेजोनेंस भी है। देखिए लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर। और इसके पास कितने पेयर हो गए, 1 यहां से हो गया लोन पेयर से, और 1 यहां से डबल बॉन्ड से, 1 इस वाले डबल बॉन्ड से, कितने पेयर हो गए, 3, और 3 का मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक। क्लियर होगी बात, तो समझ में आ गई बात। पायरोल क्या था, पायरोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और पायरोल में जो एन एटम था, उस एन एटम का जो लोन पेयर था वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है, और साथ में एरोमेटिसिटी में भी इन्वॉल्व हो चुका है, मतलब वो कंपाउंड को एरोमेटिक करने में यूज हो चुका है। ठीक है, तो उस पर क्या हो गया, उसकी बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। बेसिक देखिए, एक बार अगर कोई लोन पेयर क्या है रेजोनेंस में चला जाए तो घूम के वापस दोबारा आ सकता है, मगर एरोमेटिसिटी में चला जाए तो फिर वापस नहीं आने का, क्योंकि कंपाउंड अगर एरोमेटिक हो चुका है उस लोन पेयर को लेके, तो वो उस लोन पेयर को कभी अब छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से वो मोर स्टेबल है। जैसे ही उसने अगर लोन पेयर किसी दूसरे एटम को डोनेट कर दिया तो फिर उसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए अगर जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में चला जाता है वो बेसिसिटी के लिए उतना अवेलेबल नहीं होता, प्रोटोनेशन के लिए उतनी इजीली अवेलेबल नहीं होता। मगर अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस में ऐसे चले जाए कि वो एरोमेटिसिटी में यूज हो गया, तो फिर तो उसकी बेसिक नेचर बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, पायरोल आर ऑलमोस्ट इनर्ट टूवर्ड द H+। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ये कह रहा है जो पायरोल है वो, उस पायरोल की जो रिएक्टिविटी है, पायरोल बिल्कुल ऑलमोस्ट इनर्ट हो जाता है किसके, टूवर्ड्स H+ के, मतलब पायरोल H+ से रिएक्शन नहीं करता, मतलब पायरोल बेसिक नेचर शो नहीं करता। अगर बेसिक नेचर शो करता तो H+ से यानी कि एसिड से तुरंत क्या कर जाता, रिएक्शन कर जाता। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये कह रहा है कि जो पायरोल है, पायरोल की जो इनर्ट नेचर आती है किसके प्रति, किसी भी एसिड के रेस्पेक्ट में, मतलब H+ के रेस्पेक्ट में। कह सकते हैं पायरोल एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, कह सकते हैं पायरोल का प्रोटोनेशन नहीं होता।
तो रीजन क्या है? रीजन यही है कि उसकी बेसिक नेचर एकदम क्या हो जाती है? डाउन। क्यों हो जाती है बेसिक नेचर डाउन? वो मैंने आपको बताया, इसका जो लोन पेयर है वो क्या हो गया? रेजोनेंस में तो इन्वॉल्व है ही, और साथ में कहां चला गया? उसकी एरोमेटिसिटी को गेन करने में चला गया। और जो लोन पेयर एरोमेटिसिटी गेन कराने में चला गया, अब वो कभी प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, एक बार को अगर लोन पे रेजोनेंस में गया तो वापस आ सकता है, मगर जो एरोमेटिसिटी में गया वो फिर कभी अवेलेबल नहीं होगा इजीली प्रोटोनेशन के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज हो चुका है कंपाउंड को एरोमेटिक करने में। अब वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि आया तो उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। तो देखिए, तो रीजन क्या है? इफ लोन पेयर आर यूज इन गेनिंग एरोमेटिसिटी देन दे आर नॉट एबल फॉर द डोनेशन टू द H प्लस। तब वो लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता। किसके लिए? H प्लस के लिए। बट इफ लोन पेयर आर इन्वॉल्व इन द सिंपल रेजोनेंस, अगर लोन पेयर सिंपल रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो वो घूम के वापस आ जाता है उस सेटअप पर। तो इन सिंपल रेजोनेंस देन दे आर एबल फॉर द डोनेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, तो वो फिर क्या होगा? H प्लस आयन के डोनेशन के लिए अवेलेबल हो जाता है जो सिंपल रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो। मगर ऐसा लोन पर जो एरोमेटिसिटी गेन करने में चला गया वो कभी फिर वापस H प्लस की कह सकते हैं प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। मतलब क्या हो जाएगा? हाईली लेस बेसिक। ठीक है, बात करते हैं एनिलीन की। एनिलीन में क्या है? एनिलीन में ये बेंजीन पे क्या लग गया? फिनाइल रिंग पे क्या लग गया? एक NH2 ग्रुप। तो इसे बोलते हैं एनिलीन, ये बोलते हैं एरोमेटिक अमाइन। ठीक, अगर हम बात करें इस एन की, तो इसका जो लोन पेयर है, इस एन का जो लोन पेयर है इस डबल बेंजीन फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। देखिए, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो ये कॉन्जुगेशन में घूमेगा। तो अब क्या है, अगर बात करूं इस फिनाइल रिंग की, तो ये फिनाइल रिंग अपने आप में क्या है? एरोमेटिक है। देखिए, ये साइक्लिक है, हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड है तो प्लेनर है, और इस पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। देखिए, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। और दूसरी बात, अगर हम बात करें तो इसमें कितने पेयर हैं? 1 2 3। तो कितने पेयर हैं? 3, और 3 पेयर का मतलब ओड पेयर, और ओड पेयर का मतलब एरोमेटिक। तो ये जो फिनाइल रिंग है ये अपने आप में एरोमेटिक है। इसे एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए इस लोन पेयर की जरूरत नहीं है। तो ये लोन पेयर नॉर्मली क्या है? इसके साथ कॉन्जुगेशन में आएगा, तो इसके साथ कॉन्जुगेशन में आएगा और वापस घूम कर फिर वहीं निकल जाएगा। तो ये जो लोन पेयर है ये क्या होगा? रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, मगर ये प्रोटोनेशन के लिए, या कह सकते हैं H प्लस को H प्लस के लिए अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा के लिए एरोमेटिसिटी में नहीं गया है। ये नॉर्मल रेजोनेंस में गया, निकल के बाहर आ जाएगा। ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है, मगर वो एरोमेटिक इस लोन पेयर की वजह से नहीं है, वो अपने आप में ऑलरेडी पहले से एरोमेटिक है। आगे बात समझ में कि नहीं? तो देखिए, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि इनकी जो पाई बोन है ये अपने आप में क्या होते हैं? रेजोनेंस होकर एरोमेटिक कर लेते हैं इस कंपाउंड को। हाँ, ये लोन पेयर की इसमें क्या है? रेजोनेंस में थोड़ी देर के लिए घूम के वापस निकल के जा सकता है। तो रेजोनेंस अगर हम बात करें तो रेजोनेंस कॉन्जुगेशन है, और ये क्या है? यानी कि इसमें क्या होगा? तो इसका जो सिंपल रेजोनेंस, तो ये जो लोन पेयर है ये सिंपल रेजोनेंस में गया है, और ये क्या हो सकता है? प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल हो सकता है। हाँ, उतनी जल्दी से तो अवेलेबल ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर नॉर्मल हम एलिफेटिक अमाइन ले लें तो नॉर्मल एलिफेटिक अमाइन का जो एन है वो तो सीधा कहाँ जाएगा? सीधा डोनेशन में जाएगा, किसके? प्रोटोनेशन के। मगर ये उतनी जल्दी डोनेट नहीं होगा, मगर डोनेट हो जाएगा, मतलब लोन पेयर को डोनेट कर देगा बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, कह सकते हैं इसका प्रोटोनेशन हो सकता है, मगर पायरोल का प्रोटोनेशन नहीं हो सकता। तो एनिलीन कैन बिहेव एज ए बेस बट पायरोल डज नॉट। तो पायरोल की जो बेसिक स्ट्रेंथ है एकदम जीरो हो जाएगी, जबकि एनिलीन की जो बेसिक नेचर है होगी तो कम, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया। जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाए वो इतनी आसानी से बेसिक नेचर के लिए अवेलेबल नहीं होते, मगर हो जाते हैं। पायरोल का जो लोन पेयर है वो हमेशा एरोमेटिसिटी में चला गया, तो वो तो कभी अवेलेबल होने का ही नहीं। यहां देखिए, अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसमें 2 एन एटम ले लिए। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल। तो ये जो लोन पेयर है ए एन एटम जो है, इस एन एटम का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व हो रहा है, और साथ में एरोमेटिसिटी में भी जा रहा है, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में एक पेयर यहां से, एक पेयर यहां से, और तीसरा पेयर कहां से ले लेगा? इस लोन पेयर से। तो ये वाला जो लोन पेयर है किसका? ए एटम का। ए जो नाइट्रोजन एटम है जिसको नाम दिया मैंने ए, तो उस एन एटम का जो लोन पेयर है वो हमेशा एरोमेटिसिटी में चला गया। ठीक है, वो इसको एरोमेटिसिटी गेन कराने में, तो ये कभी भी बेसिक नेचर के लिए अवेलेबल नहीं होगा। मगर हम बात करें इसकी, ये वैसे भी ये नाइट्रोजन कैसा है? डबल बॉन्डेड, और डबल बॉन्डेड एटम पे आने वाला लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जाता। ये मैंने आपको बता रखा बेसिक बातों में, जब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी। रीजन क्या है? अगर ये कॉन्जुगेशन में जाएगा, देखिए लोन पेयर सिंगल डबल,
अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लोन पेयर डबल, तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ तो कॉन्जुगेशन नहीं है। मगर इस साइड देख लूं कि लोन पेयर सिंगल डबल, तो यहाँ कॉन्जुगेशन दिखाई देता है। तो ये लोन पर इधर तो कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा, मगर उधर तो आ जाना चाहिए। और जैसे ये लोन पर इधर कॉन्जुगेशन में आएगा तो यहाँ बनाएगा डबल बॉन्ड और इसलिए यहाँ रह जाएगा सिंगल बॉन्ड। और जैसे ये डबल बॉन्ड बनेगा तो डबल और डबल, दो डबल बॉन्ड कंटिन्यू आ जाते हैं। और जब दो डबल बॉन्ड कंटिन्यूस आ जाएं तो वो हाईली अनस्टेबल फॉर्म होती है, जिसे बोलते हैं कैम्युलेटेड फॉर्म। इसलिए क्या है, डबल बॉन्डेड एटम पे आने वाले जो लोन पेयर हैं वो जनरली रेजोनेंस में नहीं आते। एक पर्टिकुलर केस है जहां आते हैं, कहां, अगर पहले से कैम्युलेटेड फॉर्म बनी है तो आ जाते हैं। मगर डबल बॉन्डेड एटम पे आने वाले जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि उनके इन्वॉल्व होने से कैम्युलेटेड फॉर्म बन जाती है, जो क्या हो जाती है, हाईली अनस्टेबल। और रेजोनेंस जब ही होता है जब उससे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बने। रेजोनेंस के होने से अगर ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बन रही तो रेजोनेंस चलता है, अदरवाइज नहीं चलता। और अगर तो ध्यान रखिए, तो डबल बॉन्डेड एटम पे आने वाला जो लोन पेयर है वो जनरली रेजोनेंस में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो क्या बना देता है, कैम्युलेटेड फॉर्म, जो हाईली क्या होती है, अनस्टेबल। मगर एक और बात ध्यान रखनी थी जो मैंने बता रखी मेन पॉइंट, कि डबल बॉन्डेड एटम पे आने वाला लोन पेयर एक कंडीशन में क्या आ सकता है, कॉन्जुगेशन में आ सकता है। अगर पहले से कैम्युलेटेड फॉर्म बन रही है तो वो कॉन्जुगेशन में जा सकता है, क्योंकि वो उसके जाने से फिर कैम्युलेटेड फॉर्म हट जाती है। चलिए, फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि इस केस में इस एन का जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड एटम है और डबल बॉन्डेड एटम पे आने वाला लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता या कॉन्जुगेशन में नहीं जाता। अगर गया भी तो क्या हो जाएगी, यहाँ दो डबल बॉन्ड कंटिन्यूस बन जाएंगे, जिसे बोलते हैं कैम्युलेटेड फॉर्म, जो हाईली अनस्टेबल है। तो ये लोन पेयर तो आसानी से बाहर डोनेट हो जाएगा। ये लोन पेयर डोनेट नहीं होगा, क्योंकि ये किस में चला गया, रेजोनेंस में तो गया, साथ में एरोमेटिसिटी गेन कराने में चला गया इस कंपाउंड को। क्योंकि इस कंपाउंड पे कितने पेयर हैं, दो पेयर है और तीसरा पेयर ये ले लेगा, तो तीन पेयर होते क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक, मतलब ओड पेयर होते ही एरोमेटिक। तो इसका जो ये वाला जो लोन पेयर है ये एरोमेटिसिटी में चला जाएगा और रेजोनेंस में भी जाएगा और साथ में एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो जाएगा। मगर वो ना तो लोन पेयर, वो ये जो लोन पेयर है ना तो रेजोनेंस में जा रहा ना ही एरोमेटिसिटी में जा रहा, तो ये आसानी से इजीली क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा। किसके लिए, H प्लस के लिए, कह सकते हैं प्रोटोनेशन के लिए। अगर मैं H प्लस ऐड करूं तो वो कहां जाके जुड़ेगा, इस पे नहीं, इस पे तो बिल्कुल भी नहीं, यहां जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि ये तो कभी अवेलेबल नहीं होने का। तो इफ एन एटम हैविंग लोन पेयर, और यह कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, और यह कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज इन द पार्ट ऑफ द डबल बॉन्ड, देन जनरली इट इज विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस। वो कह रहा है कि डबल बॉन्डेड एटम पे कोई लोन पेयर आ जाए या कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए या कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो जनरली क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता। तो इफ एन एटम हैविंग लोन पेयर और या पॉजिटिव चार्ज और या नेगेटिव चार्ज इन द पार्ट ऑफ द डबल बॉन्डेड, then generally it will not participate in the resonance if they are resonance cumulated system is formed। अगर वो रेजोनेंस में गया तो क्या बन जाएगी, कैम्युलेटेड फॉर्म बन जाएगी। कैम्युलेटेड फॉर्म मतलब दो कंटिन्यूस डबल बॉन्ड का बनना, और वो क्या होती है, हाईली अनस्टेबल। जब भी दो डबल बॉन्ड लगातार हो जाएं तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है उनमें ट्विस्टिंग हो जाती है, ट्विस्टिंग होकर के वो क्या कर देते हैं, कंपाउंड को हाईली अनस्टेबल कर देते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है, सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर ले रखा है, नहीं तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में भी जाके देख सकते हैं, वहां भी समझा रखा है। तो देखिए, इस एन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में चला गया था और साथ में एरोमेटिसिटी गेन करने में चला गया था। ये सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन था तो इसकी हाइब्रिडेशन sp3 होनी चाहिए, मगर इसका लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया तो फिर वो क्या हो जाएगी, हाइब्रिडेशन sp2। ये ऑलरेडी डबल बॉन्डेड है, कार्बन है, तो डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है तो इसकी हाइब्रिडेशन sp2 होनी चाहिए, और इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा तो इस बस sp2 ही रहेगी, तो इसकी भी हाइब्रिडेशन sp2, इसकी भी sp2। मगर इसका जो लोन पेयर है वो किस में होगा, प्योर p ऑर्बिटल्स में, और इसका जो लोन पेयर है वो किस में होगा, हाइब्राइड ऑर्बिटल में होगा, किस में, sp2 में। क्योंकि जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता वो हाइब्राइड ऑर्बिटल में होता है, जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा वो प्योर p ऑर्बिटल में होता है, तभी तो जाके वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड बना सकता है रेजोनेंस में। ठीक है, चलिए, तो ये लोन पेयर कैसा कहलाएगा, डीलोकलाइज, जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, और ये लोन पेयर कैसा कहलाएगा, लोकलाइज, जो रेजोनेंस में नहीं जा रहा। तो देखिए, अगर हम ए नाइट्रोजन एटम की बात करें तो ए, जिस नाइट्रोजन एटम का नाम हमने ए दिया था तो उसका क्या था, लोन पेयर उसका क्या हो गया था, डीलोकलाइज। ठीक है, डीलोकलाइज का मतलब यूज इन गेनिंग एरोमेटिसिटी, या कह सकते हैं रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया था, और ये कहाँ चला गया था, एरोमेटिसिटी को गेन करने में। तो अगर बात करें लोन पेयर आर प्रेजेंट, और इस ये जो लोन पेयर है किसमें प्रेजेंट हो गया था, फिर ये प्योर p ऑर्बिटल में होगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में फिर ये नहीं हो सकता।
अगर बी नाइट्रोजन एटम की बात करें तो इसका जो लोन पेयर है वो क्या था, लोकलाइज था, मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं था। तो ये जो लोन पेयर है वो किस में प्रेजेंट होगा, हाइब्राइड ऑर्बिटल में, और हाइब्राइड हाइब्राइड इस ऑर्बिटल क्या थी, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन की sp2। तो इसका जो लोन पेयर है वो किस में होगा, sp2 ऑर्बिटल में, जबकि उसका जो एन था लोन पेयर था वो किस में था, p ऑर्बिटल में। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, ये हमारे पास बेंजीन है और ये नेगेटिव चार्ज है किस पे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे, और डबल बॉन्डेड कार्बन पे आने वाला लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो ये अपने आप में क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और एरोमेटिक भी हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इस नेगेटिव चार्ज का जो लोन पेयर है वो इस कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अपने आप में डीलोकलाइज हो जाएंगे, तो बस ये तीनों पाई बॉन्ड आपस में डीलोकलाइज हो जाएंगे, इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और वैसे भी 3 पेयर हैं और 3 पेयर का मतलब एरोमेटिक, ये अपने आप में एरोमेटिक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इसमें क्या रहेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज यानी कि इसका जो लोन पेयर है वो क्या रहेगा, लोकलाइज, मतलब बेसिक नेचर रहेगी, डोनेट कर सकता है। सेम कहानी यहाँ देखें तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये अपने आप में रेजोनेंस में है और 3 पेयर का मतलब एरोमेटिक भी है। तो ये अपने आप में क्या होंगे, एरोमेटिक में इस प्लस चार्ज को, या कह सकते हैं इस प्लस चार्ज की जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसको रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है कैसा रहेगा, लोकलाइज, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो बात समझ में आ गई, ऐसा कोई भी डबल बॉन्डेड एटम पे आने वाला लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ देखिए बात करें, वो कह रहा है कि HCl की रिएक्शन, HCl की रिएक्शन करा रहे हैं मतलब एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं। जब एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं तो जिससे भी करा रहे होंगे वो बेस की तरह बिहेव करेगा। अब एक वन इक्विवेलेंट का मतलब है कि एक ही बार रिएक्शन होनी। तो ये HCl का जो H+ है किस पे जाकर रिएक्शन करेगा, जब एक बार रिएक्शन होगी तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर होगी वहां पे पहुंच जाएगा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस पोजीशन होगी वहां पे जाके H+ अटैक हो जाएगा। अब ये N, तो N इनमें से, तो देखिए कार्बन से ज़्यादा बेसिक तो N होगा। अब ये वाला एन ज़्यादा बेसिक है कि ये, इसका जो लोन पेयर है वो तो क्या चला जाएगा, रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में भी जाएगा साथ में एरोमेटिसिटी गेन करने में जाएगा। रेजोनेंस वाला तो फिर भी लौट के आ जाता है, मगर जो एरोमेटिसिटी में चला जाएगा वो लोन पेयर कभी लौट के नहीं आता है, और कह सकते हैं वो लोन पेयर कभी भी H+ के लिए अवेलेबल नहीं होता। तो देखिए डबल सिंगल डबल और डबल सिंगल लोन पेयर, ये लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा, क्यों, रेजोनेंस में भी जाएगा और साथ में एरोमेटिसिटी में भी। एरोमेटिसिटी में क्यों, क्योंकि इसके पास कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं, और 3 पेयर होते ही क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो इसका जो लोन पेयर है वो हमेशा रेजोनेंस में चला जाएगा, और रेजोनेंस में भी कैसे चला जाएगा, एरोमेटिसिटी में गेन हो जाएगा, एरोमेटिसिटी गेन करा देगा इस कंपाउंड को। और इसका जो लोन पेयर है ये डबल बॉन्डेड एटम है, और डबल बॉन्डेड एटम पे आने वाला लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता। तो ये आराम से लोन पेयर डोनेट कर सकता है, वो लोन पेयर डोनेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका लोन पेयर कहाँ चला गया, एरोमेटिसिटी गेन करने में। तो कौन से ज्यादा बेसिक होगा, बी नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होगा ए से, ए तो बेसिक होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका लोन पर हमेशा एरोमेटिसिटी में चला गया। तो H+ कहाँ पे आके चिपक जाएगा, इस N पे, ये अपने लोन पर डोनेट करके H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। आगे बात समझ में, चलिए तो इसमें कौन सा ज्यादा बेसिक था, बी बहुत ज्यादा बेसिक था ए से। बात करते हैं पायरिडीन। पायरोल हमने देख लिया जिसमें साइक्लोपेंटाडाइन पे क्या था, एक नाइट्रोजन। अब देखते हैं पायरिडीन। पायरिडीन क्या है, जो बेंजीन होती है, बेंजीन में से एक कार्बन हटा के क्या लगा दें, नाइट्रोजन, तो ये क्या हो जाती है, कहलाती है पायरिडीन। अगर हम बात करें तो देखिए डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो अपने आप में एक कॉन्जुगेशन में है। और दूसरी बात कितना, 3 पेयर हैं, 3 पेयर का मतलब एरोमेटिक भी है, और एरोमेटिक है तो इसका मतलब इस लोन पेयर की, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की जरूरत इसे नहीं है। और तो ये अपने आप में कॉन्जुगेशन में भी है और एरोमेटिक में भी है। तो ये इस लोन पेयर की जरूरत उसे एरोमेटिसिटी में नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 3 पेयर हैं। तो ये अपने आप में तो इसकी जो स्ट्रक्चर है उस टाइप की होगी। तो अब ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में नहीं जाएंगे, ना ही रेजोनेंस में जाएंगे ना ही एरोमेटिसिटी में जाएंगे। तो ये आसानी से क्या है, डोनेशन के लिए अवेलेबल होगा। और क्लियर होगी बात। और इस डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन कितनी होगी, sp2, और ये लोन पर कॉन्जुगेशन में नहीं गया तो बस sp2 ही होगी। और लोन पर पूछे कौन सी ऑर्बिटल में होगा, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा होगा, कौन सी में, sp2 में। और कैसा लोन पर कहलाएगा, ये लोकलाइज, मतलब किसके लिए अवेलेबल होगा, आसानी से बेसिक नेचर के लिए, ये कह सकते हैं प्रोटोनेशन के लिए। H+ आराम से इस पर आके जुड़ सकता है। तो लोन पेयर आर प्रेजेंट इन द sp2 ऑर्बिटल, और ये कह रहा है कंपाउंड विल बी एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है, और क्या होगा, बेसिक नेचर करेगा। जब बाकी नेक्स्ट देखिए, अब ये हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है, और ये कह रहा है कि इसकी HCl से रिएक्शन करा रहे हैं कितनी, वन इक्विवेलेंट। वन इक्विवेलेंट मतलब एक बार रिएक्शन होगी। तो ये एसिड, HCl एसिड है, और एसिड है तो कहाँ रिएक्शन करेगा, एक बार रिएक्शन होगी तो कहाँ पे रिएक्शन करेगा, जो सबसे ज़्यादा बेसिक पोजीशन है। और सबसे ज़्यादा बेस पोजीशन कौन सी है, ये वाली कि ये वाली,
तो इसका देखिए ये अपने आप में क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, और इस एन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा क्योंकि उसे जरूरत नहीं है, मगर उस एन का जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में आ सकता है। वैसे भी ये एन डबल बॉन्डेड है, तो डबल बॉन्डेड एटम पे आने, अभी देखा था ऊपर, डबल बॉन्डेड एंड पे आने वाला लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जाता, तो ये लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, मगर वो वाला लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में जा सकता है। इसके साथ देखिए लोन पेयर सिंगल डबल, मगर कॉन्जुगेशन में आएगा और घूम के वापस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी में तो इस कंपाउंड को, एरोमेटिसिटी में तो इस लोन पेयर की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी एरोमेटिक है। ठीक, तो रेजोनेंस में है, तो ये लोन पेयर क्या कहलाएगा, डीलोकलाइज, और ये लोन पेयर कैसे कहलाएगा, लोकलाइज। मतलब वो रेजोनेंस में थोड़ा बिजी होगा और ये बिल्कुल फ्री है, ये आराम से एकदम लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इससे ज़्यादा बेसिक नेचर किसकी हो जाएगी, इसकी, क्योंकि लोकलाइज है और वो क्या है, डीलोकलाइज है। क्लियर होगी ये बात। ये लोन पेयर किस में पड़ा होगा, प्योर पी ऑर्बिटल में, ये किस में पड़ा होगा, हाइब्राइड ऑर्बिटल में। और कौन सी, डबल बॉन्डेड कार्बन नाइट्रोजन है तो sp2, वो सिंगल बॉन्डेड है sp3 होनी चाहिए, मगर लोन पर कॉन्जुगेशन में गया तो इसलिए क्या हो जाएगी, sp2 ही रह जाएगी। तो ज़्यादा बेसिक कौन हो गया, ये क्या होगा, बी ज़्यादा बेसिक होगा, ए कम बेसिक होगा, क्योंकि उसका लोन पर क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और इसका लोन पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये आराम से क्या होगा, मोर बेसिक। तो जो H प्लस है वो कहाँ के चिपक जाएगा, इस पे, इसका लोन पर को लेकर H प्लस आकर अटैच हो जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट ये है फ्यूरान। फ्यूरान क्या होता है, जैसे पायरोल था, तो पायरोल में नाइट्रोजन हटा के क्या लगा दें, ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूरान। अब हम अगर इसमें बात करें तो इसके, ये नाइट्रोजन की जगह क्या आ गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं, 2। अब इसमें क्या है, डबल सिंगल डबल, ठीक, और इसमें केवल 2 पेयर हैं, 2 पेयर, अगर एक पेयर और मिल जाए तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो एन का, इस ऑक्सीजन का एक लोन पेयर तो कहाँ चला जाएगा, इसकी एरोमेटिसिटी में। देखिए लोन पेयर सिंगल डबल डबल, देखिए लोन पेयर सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, तो कॉन्जुगेशन में चला गया, तो एक लोन पेयर तो चला जाएगा कॉन्जुगेशन में, और ये क्या हो जाएगा, इसको एरोमेटिक बना देगा। बचेगा एक लोन पेयर, वो लोन पेयर क्या हो सकता है, डोनेट, यानी कि देयरफॉर इट कैन बी बिहेव एज ए बेस, तो ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है कौन, फ्यूरान। मगर पायरोल बेस की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, क्योंकि पायरोल में यहाँ क्या था, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे एक ही लोन पेयर था, वो एक लोन पेयर किस में चला गया था, एरोमेटिसिटी में, इस कंपाउंड को एरोमेटिक करने में चला गया था, तो फिर इस पे कोई लोन पेयर बचा ही नहीं था। मगर इस पे अभी एक लोन पेयर तो एरोमेटिसिटी में गेन कराने में चला गया, और एक लोन पेयर अभी बचा हुआ है, तो उससे क्या कर सकता है, ये बेसिक नेचर शो कर सकता है, मतलब H प्लस को डोनेट कर सकता है, कह सकते हैं प्रोटोनेशन कर सकता है, H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है। आगे बात समझ में कि नहीं। नेक्स्ट देखिए थायोफीन, सेम कहानी, थायोफीन है, वो फ्यूरान था या थायोफीन। फ्यूरान में क्या था, ओ था, यहाँ थायोफीन में ओ की जगह क्या लगा दें, सल्फर। थायो, थायो मतलब सल्फर। तो इसमें सल्फर पे भी क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होंगे, एक लोन पेयर तो कहाँ चला जाएगा, एरोमेटिसिटी गेन कराने में, और एक लोन पेयर बचेगा, जिससे क्या कर सकता है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है प्रोटोनेशन के लिए, H प्लस के लिए। तो ये इसमें बेसिक नेचर होगी, इसमें बेसिक नेचर होगी, मगर पायरोल में नहीं थी। अब ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये है ट्रोपोलियम आयन। ट्रोपोलियम आयन एक बहुत स्टेबल आयन होता है, क्या है ये, 7 मेंबर रिंग है, ये 7 मेंबर रिंग है, जिसमें 3 डबल बॉन्ड है और एक प्लस चार्ज है। अगर हम बात करें तो ये एरोमेटिक, ये क्या है, देखिए चार्ज सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल चार्ज, तो कॉन्जुगेशन है, और रेजोनेंस जहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे क्या है, मोर स्टेबल। जहाँ भी रेजोनेंस इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पे कैटायन या एनायन क्या हो जाते हैं, मोर स्टेबल हो जाते हैं। अब ये मोर स्टेबल होगा क्यों, देखिए पहले तो क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि इसमें कितने इफेक्टिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो इसमें 7 इफेक्टिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसे, ये प्लस मान लीजिए 1 पे है, तो 1 से किस पे जाएगा, थर्ड पे, थर्ड से कहाँ जाएगा, फिफ्थ पे, फिफ्थ से जाएगा किस पे, 7 पे, और 7 के बाद जाएगा 2 पे, और 2 के बाद जाएगा 4 पे, और 4 के बाद जाएगा 6 पे, और 6 के बाद फिर फर्स्ट पे आएगा। आगे बात समझ में नहीं। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें 7, यानी कि एक बार यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, और उसके बाद ये वापस, तो सातों के सातों कार्बन पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज घूम जाएगा, तो इसमें जो इफेक्टिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 7, और सातों की सातों बिल्कुल सेम होंगी, क्योंकि ये सब एक जैसी तो कार्बन है सब, तो इस पे प्लस रखूँ कि इस पर रखूँ, इस पर रखूँ, सब स्ट्रक्चर एक जैसी होंगी। तो अगर एक तो 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं और सातों की सात बिल्कुल आइडेंटिकल बन रही हैं, तो आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने का मतलब है सिमेट्री जनरेट हो गई, और सिमेट तो 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी तो वो बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात सातों की सातों एक जैसी बनी, यानी कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, तो सिमेट्री आ रही, इसका मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात एरोमेटिसिटी भी गेन कर ली इसने। कितने पेयर हैं इसके पास, देखिए
इस ये साइक्लिक है, हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड है sp2 sp2 sp2, और जिस कार्बन पे प्लस आ जाए तो उसकी भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3, मगर प्लस आ जाए तो sp2, तो ये प्लेनर भी हो गया। और अब बात करें इसमें कितने कंप्लीट सर्कम्फ्रेंस रेजोनेंस भी है, देखिए डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल चार चार सिंगल डबल। अब बात करें पेयर की, तो एक पेयर ये रेक ये तीन पेयर हैं, और तीन पेयर मतलब ऑड पेयर, तो ये कंप्लीट क्या हो गया, एरोमेटिक भी हो गया। तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हो गई जो इसको क्या कर दिया, इसकी स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। और सबसे मेन बात तो क्या हो गई, एरोमेटिसिटी गेन कर ली इसने, एरोमेटिसिटी गेन करी है। और 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और 7 की 7 क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो ये बात इसकी वजह से क्या है, ये ट्रोपोलियम जो आयंस है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाता है। आगे बात समझ में, तो एरोमेटिक भी है और मोर स्टेबल है। और एक और खास बात है, ये जो प्लस चार्ज है, इसी प्लस चार्ज पे कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, मगर वैकेंट ऑर्बिटल है, वो वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस में क्या हो गई है, इन्वॉल्व। तो देखिए इस ट्रोपोलियम आयंस, ये ट्रोपोलियम आयंस क्या है, हाईली स्टेबल हो गया। रीज़न क्या है, क्योंकि इसका जो प्लस चार्ज था, इस प्लस चार्ज पे लोन पेयर तो होता नहीं, इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होती है। तो इस कार्बोकैटायन की जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वो इसको एरोमेटिक बनाने में यूज़ हो गई। क्यों एरोमेटिक बनाने में, क्यों, देखिए कंप्लीट सर्कम्फेरेंस रेजोनेंस जब भी आ सकता था, देखिए डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, और वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल डबल। तो इस वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से इसमें सर्कम्फेरेंस रेजोनेंस आ गया या कंप्लीट रेजोनेंस आ गया, जिसकी वजह से कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। तो इस कंपाउंड को एरोमेटिक बनाने में इस कार्बोकैटायन की जो वैकेंट पी ऑर्बिटल थी, इसका बड़ा रोल रहा है, जिसकी वजह से अब ये जो कार्बन कैटायन है तारीफ़ काबिल हो जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई। ऐसा ही हुआ, जैसे मान लीजिए किसी आदमी को, किसी परिवार को गांव में एक फंक्शन कराना है, ठीक, उस फंक्शन के लिए, उस फंक्शन के सारे इंतज़ाम वो खुद परिवार अपने आप करेगा, मगर एक दूसरे परिवार ने इनको एक जगह मुहैया करा दी जहाँ पर ये टेंट लगा सकते हैं, जहाँ पे ये लोगों को बिठा सकते हैं, जहाँ पे लोगों को खाना खिलवा सकते हैं बिठा के, तो एक जगह मुहैया करा दी, तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी भी एक इम्पोर्टेंस हो जाएगी। ठीक है, उस अनोदर परिवार जिसने जगह प्रोवाइड कराई, उसकी भी एक इस फंक्शन में काफ़ी इम्पोर्टेंट भागीदारी हो जाएगी। ठीक, दूसरा, जैसे आजकल हम शादियां करते हैं, तो पहले गांव में पुराने टाइम में क्या करते थे, टेंट लगा लेते थे, और उस टेंट लगाने के लिए एक जगह या घेर या कहीं पे यूज़ करते थे। अब क्या है, अब लोग उस जगह को मुहैया कराने के लिए बैंकेट हॉल बुक करते हैं, और उसके लिए पेमेंट देना पड़ता है, एक मोटा पेमेंट देना पड़ता है। अरे बात समझ में नहीं, तो इसकी इंपॉर्टेंस थी कि आदमी कोई अपनी जगह आपको दे रहा है किसी भी फंक्शन को कराने में, तो उसकी एक अहमियत होती थी। चलिए, तो देखिए, if in the carbocation positive charge vacant p orbital is helping in gaining aromaticity, then that carbocation will have more stability than other carbocation in which simple रेजोनेंस टेक प्लेस। ठीक है, तो कह रहा है ऐसा कार्बोकैटायन जो सिंपल रेजोनेंस हो रहा था उससे भी कहीं ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाएगा, वो कार्बोकैटायन अपनी वैकेंट पी ऑर्बिटल से हेल्प कर देगा कंपाउंड को एरोमेटिसिटी गेन करने में। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है इन द given pair which of the following carbocation is more stable, explain with the proper reason। ये पेयर हैं, इन दोनों पेयर में हमें कंपेयर करना है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं बात करूं तो ये कार्बोकैटायन क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। देखिए चार्ज सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल। इसकी बात करूं तो ये इस कार्बोकैटायन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है। देखिए चार्ज सिंगल डबल, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में। ठीक, अगर मैं बात करूं इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर लो, भाई ये प्लस चार्ज भी रेजोनेंस में है, ये प्लस चार्ज भी रेजोनेंस में गया, तो देखते हैं किसमें ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगी, 7, और 7 की 7 आइडेंटिकल। मैंने आपको बताया था इस पे 1 के बाद किस पे जाएगा, 3 पे, 3 के बाद 5 पे, 5 के बाद फिर किस पे जाता है, 7 पे, और 7 के बाद फिर 2 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर 1 पे। तो टोटल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, 7। इसमें देखूं तो एक बेंजीन की वजह से इफेक्टिव जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी वो 3 बनेगी। तो 3 इफेक्टिव यहाँ से, 3 इफेक्टिव यहाँ से, 3 इफेक्टिव यहाँ से, और एक ये ऑलरेडी है ही।
तो कितनी हो गई 10। तो इसमें 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और इसमें कितनी है 7 है, फिर भी ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें रेजोनेटिंग, इसमें ज़्यादा रेजोनेटिंग है, फिर भी ये ज़्यादा स्टेबल है। रीज़न क्या है? ये अपने आप में देखिए, ये जो फिनाइल रिंग है अपने आप में एरोमेटिक है, ये अपने आप में एरोमेटिक है, ये अपने आप में एरोमेटिक है। इसे एरोमेटिक करने के लिए इस कार्बन कैटायन की वैकेंट ऑर्बिटल की ज़रूरत नहीं है, मगर इस कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए इस कार्बोकैटायन की वैकेंट पी ऑर्बिटल की जरूरत है। अगर ये वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं होगी तो कंप्लीट सर्कमफेरेंस रेजोनेंस नहीं होगा। तो ये जो कार्बोकैटायन है ये एरोमेटिसिटी गेन कराने में चला गया इस कंपाउंड को, और जो एरोमेटिसिटी गेन कराने में चले जाए वो रेजोनेंस के कंपेरिजन में कहीं ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा कहलाएगा? फर्स्ट, भले ही इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम हो। आगे बात समझ में कि नहीं? तो फर्स्ट मोर स्टेबल होगा किससे? सेकंड से। नेक्स्ट देखिए, तो इसीलिए ट्रेपोलियम क्या होता था? ट्रेपोलियम जो आयंस है, कार्बोकैटायन है, वो मोर स्टेबल होता है। यहाँ सेम बात करें, इसका अगर हम बात करें, इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, देखिए ये भी कॉन्जुगेशन में, चार्ज सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, ये भी कॉन्जुगेशन में है। अगर मैं बात करूं तो ये भी एरोमेटिक होगा, क्योंकि इसमें कितने पेयर हैं? 3, और साथ में कंप्लीट कॉन्जुगेशन आ जाएगा इस प्लस चार्ज की वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से, तो इसमें 3 पेयर हैं, और ऑड पेयर के लिए क्या होता है? एरोमेटिक। इसमें देखूं तो 1 पेयर है, और 1 पेयर के लिए भी क्या हो गया? ऑड पेयर। ऑड पेयर का मतलब एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। तो इसका प्लस चार्ज एरोमेटिसिटी गेन कराने में गया, इसका प्लस चार्ज भी एरोमेटिसिटी गेन कराने में गया, तो ये भी उतना स्टेबल, ये भी उतना स्टेबल। जब ये भी एरोमेटिसिटी में गया, वो भी एरोमेटिसिटी में गया, तो फिर अब देख लो किसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी। इसमें कितनी इफेक्टिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी? 7, और इसमें कितनी बनेंगी? 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ देखिए 1 के बाद आएगा किस पे? 3 पे, और 3 के बाद आएगा 2 पे, 2 के बाद फिर 1 पे। तो इसमें कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी? 3, इसमें कितनी बनेंगी? 7। तो इसमें पर कार्बन पे जो चार्ज आएगा प्लस का 1/7, इसमें +1 चार्ज 3 कार्बन पर बटेगा, तो कितना होगा? +1/3। तो ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और ये पॉजिटिव चार्ज कम है, और पर एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज कम होता चला जाएगा उतना एटम क्या होता जाता है? स्टेबल। तो ये मोर स्टेबल हो गया इससे। ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, मगर इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 7 है, इसमें 3 है। तो इसमें कह सकते हैं इसमें जो चार्ज है प्लस चार्ज वो ज़्यादा फैल जाएगा, इसमें कम फैलेगा, या कह सकते हैं इसमें पर एटम पे चार्ज कम होगा, उसमें पर एटम पे चार्ज ज़्यादा होगा, इसलिए ये मोर स्टेबल हो गया। नेक्स्ट बात करें, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो गया है किसमें? इसको एंटी एरोमेटिक बनाने में, और एंटी एरोमेटिक बनाने में तो इसका मतलब क्या हो गया? ऐसे हो गया, ऐसे समझ लीजिए कोई कोई आदमी गलत काम कर रहा है और उसकी गलत काम करने में इसने मदद कर दी, तो अब ये भी पकड़ा जाएगा। आगे बात समझ में नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें 2 पेयर है, और ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक, और ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक मोर स्टेबल हो जाता है, और एंटी एरोमेटिक एकदम से क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल। तो ये जितना एकदम से हाई स्टेबल हो जाएगा उतना ही एकदम से अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जहां भी एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे वो हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे, और जो एरोमेटिक हो जाएंगे वो हाईली क्या हो जाएंगे? स्टेबल। तो इसमें सेकंड मोर स्टेबल हो जाएगा किससे? फर्स्ट से। यहां बात करें, इसमें अगर हम बात करें, इन दोनों पेयर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये नॉर्मल कार्बन कैटायन है, ये भी अगर हम बात करें तो ये प्लस इसके एरोमेटिसिटी गेन कराने में जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं जा रहा, क्योंकि अपने आप में एरोमेटिक है, 3 पेयर है। क्या इसका जो प्लस चार्ज है वो रेजोनेंस में जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं जा रहा। डबल बॉन्डेड एटम पे आने वाला, डबल बॉन्डेड कार्बन पे आने वाला प्लस चार्ज या माइनस चार्ज या लोन पेयर वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाता, तो ये रेजोनेंस में भी नहीं है। तो रेजोनेंस इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है। तो फिर तो क्या करेंगे? बिल्कुल अपना जो नॉर्मल तरीका था, अपना नॉर्मल तरीका देखिए अपने आप में एरोमेटिक है, ये इसकी जरूरत, इस प्लस की जरूरत नहीं पड़ रही। तो नॉर्मल तरीका क्या था? चेक करते हैं सोर्स एटम, सोर्स एटम यहाँ भी कार्बन वहां भी कार्बन, फिर चेक करते थे एस करेक्टर, एस करेक्टर ये डबल बॉन्डेड है तो sp2, और ये सिंगल बॉन्डेड है तो देखिए सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो sp3, मगर प्लस आ जाए तो एक कम हो जाती है, तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन कैटायन की हाइब्रिडेशन होगी sp2, और डबल बॉन्डेड कार्बन कैटायन की हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी? sp। तो इसमें एस करेक्टर ज्यादा हो गया। एस करेक्टर जितना ज्यादा हो गया, एस करेक्टर ज्यादा का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा हो जाएगी उतना क्या होगा? उतना कार्बन, उतना पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? कम। जितना ज्यादा एस करेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है मोर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, मगर प्लस चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी घट जाती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतना कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। तो इसलिए सेकंड वाला मोर स्टेबल हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। क्लियर हो गई बात? तो इसमें क्या हो गया है? तो इसमें क्या हो गया? एस करेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी, तो पॉजिटिव चार्ज की होल्डिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम, जिससे स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
तो इसके जो प्लस चार्ज है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, वो एरोमेटिसिटी में भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, बाहर है और होगा भी नहीं कि ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड एटम पे आने वाला जो चार्ज है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता। देखिए अगर हम बात, ये एसिडिक ऑर्डर है, एसिडिक ऑर्डर का कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ का कुछ ऑर्डर है, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ सब। मैंने आपको बताया था कि सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है किससे, कार्बोजिक एसिड से, और कार्बोजिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है किसी भी एरोमेटिक एल्कोहल से, कह सकते हैं फिनोल से, और फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है किससे, नॉर्मल एल्कोहल से, कह सकते हैं एलिफेटिक एल्कोहल से। और O से जुड़ने वाला जो H है वो ज़्यादा एसिडिक होता है किससे, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाला H से, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाला जो H है वो ज़्यादा एसिडिक होता है सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन से। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से तो कम होती है, मगर नाइट्रोजन से क्या हो जाती है, ज़्यादा। और फिर नाइट्रोजन से जुड़ने वाला जो H है, नाइट्रोजन से जुड़ने वाला जो H है वो ज़्यादा एसिडिक होगा डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाला H यानी कि एल्कीन से। और एल्कीन ज़्यादा एसिडिक H होगा किससे, एल्कीन से, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्डेड कार्बन से। आगे बात समझ में? तो देखिए सिंगल बॉन्डेड कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कौन, डबल बॉन्डेड। डबल बॉन्डेड से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन। सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से ज़्यादा होगा कौन, ऑक्सीजन से जुड़ने वाला H। और एलिफेटिक एल्कोहल से ज़्यादा होगा एरोमेटिक, क्योंकि इसमें प्लस आई और उसमें क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस एम, और जितना ज़्यादा माइनस होगा उतनी ऐसी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इससे भी ज़्यादा माइनस एम किस में हो जाता है, सी डबल बॉन्ड सी से ज़्यादा माइनस एम होता है किसका, सी डबल बॉन्ड ओ का। और इसमें एक माइनस एम है, जबकि उसमें कितने माइनस एम हो जाते हैं, दो। और जैसे जैसे माइनस एम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखनी थोड़ी सी। सल्फोनिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ऑर्गेनिक एसिड में अगर हम बात करें तो। सल्फोनिक एसिड के बाद कार्बोजिक एसिड, कार्बोजिक एसिड के बाद एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल के बाद एलिफेटिक एल्कोहल, एलिफेटिक एल्कोहल के बाद एल्काइन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, और एल्काइन के बाद अमाइन, और अमाइन के बाद एल्कीन, और सबसे लास्ट होगा एल्केन। क्लियर? और देखिए एक आध प्रॉब्लम और देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ। बेस स्ट्रेंथ देखनी है, बेस का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, जो लोन पे डोनेट करे। तो इसमें डोनर एटम कौन है, इसमें डोनर एटम N है, इसमें भी डोनर एटम कौन है, N, इसमें भी डोनर एटम N है, इसमें भी डोनर एटम N है, और इसमें भी डोनर एटम N है। ठीक, चलिए अब जब एटम सेम है तो फिर क्या देखते हैं, एस करेक्टर, सिंगल बॉन्डेड हाइब्रिडेशन sp3, क्योंकि लोन पर कहीं कॉन्जुगेशन में तो जाएगा नहीं, कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन है तो sp3। ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है तो sp2, और इसका लोन पर कॉन्जुगेशन में भी नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्डेड एटम पे आने वाला लोन पर कॉन्जुगेशन में नहीं जाता, तो sp2 रहेगी। ये सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन है तो हाइब्रिडेशन sp3 होनी चाहिए, मगर इसका जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाता है, और कॉन्जुगेशन में भी ऐसा जाता है कि एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो जाता है, और एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो जाएगा तो सबसे लेस बेसिक। तो खैर चलिए, डबल इसकी हाइब्रिडेशन sp3 है, सिंगल बॉन्डेड है, मगर लोन पर रेजोनेंस में जाएगा तो क्या हो जाएगी, sp2। यहाँ देखिए ये सिंगल बॉन्डेड है तो हाइब्रिडेशन sp2 होनी चाहिए, मगर इसका लोन पेयर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा तो sp2। एक कम, जहाँ भी लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा वहाँ एक स्टेप हाइब्रिडेशन कम हो जाती है, sp2। यहाँ सब सिंगल बॉन्डेड है तो sp3। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो एस करेक्टर देख लो, इसमें sp3, यहाँ sp2, यहाँ sp2, और इसकी तो बात, इसमें भी sp2 और इसमें sp3, तो दो sp3 वाले हैं और तीन sp2 वाले हैं। तो जिसमें एस करेक्टर क्या होगा, कम, जिसमें भी एस करेक्टर कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उतनी जल्दी क्या कर देगा, लोन पेयर को डोनेट कर देगा। तो sp3 में एस करेक्टर कम होगा, sp2 में ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 33% एस करेक्टर होगा, यहाँ पर 25%। तो ए और ई तो सबसे पहले आएंगे, तो एस करेक्टर के बेसिस पे देखूं तो ए और ई ज़्यादा बेसिक हो जाएंगे किससे, बी, डी और सी से। रीजन है एस करेक्टर, यहाँ एस करेक्टर कम है। बात करते हैं अब जैसे ए और ई में देख लो, ए और ई में देखूं तो इफेक्ट देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये ए ई है और ये भी है, इसमें एक नाइट्रोजन को सोर्स एटम मान लूँ तो बाकी ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है वो क्या दिखाएंगे, प्लस आई। इसमें अगर मैं देखूं एक नाइट्रोजन को सोर्स एटम मान लूं तो बाकी ये कार्बन के साथ में एक नाइट्रोजन और आ रहा है, और नाइट्रोजन आ गया तो ये क्या दिखाएगा, माइनस आई। तो माइनस वाला क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, जबकि प्लस वाला प्लस आई क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, क्योंकि प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इसको सोर्स एटम को, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो आराम से लोन पेयर को डोनेट कर देगा। तो इसलिए ए पहला आ गया, तो प्लस आई पहला आ जाएगा माइनस आई से, तो ए ज़्यादा बेसिक हो जाएगा ई से। अब बात कर लेते हैं बाकी बी, डी, सी की।
अगर हम बात करें तो इसका जो सी का जो लोन पेयर है, इसका लोन देखिए, इस अगर बी की बात करें तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा। डबल सिंगल डबल अपने आप में रेजोनेंस में है, और डबल बॉन्डेड एटम पे आने वाला लोन पेयर रेजोनेंस में जाता भी नहीं। तो ये लोन पेयर इस टाइप से ये अपने आप में एरोमेटिक हो गए, ये अपने आप में डीलोकलाइज होते रहेंगे। इस लोन पेयर, ये लोन पेयर इसका यहीं पड़ा रहेगा, ये कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। तो ये आराम से लोन पेयर डोनेट कर सकता है। जबकि इसकी मैं बात करूं तो इसका लोन पेयर क्या होगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा। इसका लोन पेयर कहाँ चला जाएगा, इसके साथ कॉन्जुगेशन में। और इसका जो लोन पेयर है वो तो कॉन्जुगेशन में तो जाएगा ही, साथ में एरोमेटिसिटी में चला गया। और जब ये लोन पेयर, जो लोन पेयर एरोमेटिसिटी में चला जाता है वो कभी अवेलेबल नहीं होता बेसिक नेचर के लिए, तो लेस इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, एकदम जीरो हो जाएगी। तो इस तो सबसे कम, सी तो क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। इन दोनों में बात करूं तो ये रेजोनेंस, ये लोन पेयर डीलोकलाइज है, जबकि ये क्या है, लोकलाइज। और लोकलाइज वाला आराम से बेसिक नेचर के लिए लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ये लोन पेयर जल्दी से डोनेट नहीं करेगा क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जो लोकलाइज है वो ज़्यादा बेसिक होगा, जो डीलोकलाइज है वो कम। और इससे भी रेजोनेंस वाले से भी कम कौन होगा, जो एरोमेटिसिटी में चला गया। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन होगा, बी। उससे कम बेसिक होगा डी, और डी से भी कम बेसिक कौन हो जाएगा, सी। ये लोकलाइज लोन पेयर है, ये डीलोकलाइज है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई, और ये एरोमेटिसिटी में चला गया तो और भी कम बेसिक हो गया। तो पहले कौन हो गया, बी, उसके बाद आएगा डी, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, सी। इसका लोन पेयर क्या है, लोकलाइज है, मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो जल्दी से अवेलेबल नहीं होगा। और इसका लोन पेयर तो एरोमेटिसिटी में चला गया तो कभी भी अवेलेबल नहीं होगा। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ। बेस स्ट्रेंथ बतानी इन कंपाउंड में। तो देखिए इसमें क्या है, अगर हम बात करें तो ये एन, दो एन एटम है, तो डोनर एटम कौन होगा, एन। ये वाला एन तो कभी डोनर हो नहीं सकता क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो तो हमेशा के लिए एरोमेटिसिटी में जा चुका है, आप देख चुके हैं पहले भी। ये वाला जो लोन पेयर है ये क्या होगा, लोकलाइज, ये रेजोनेंस में भी नहीं जाता। एरोमेटिसिटी की बात छोड़ो, ये रेजोनेंस में भी नहीं जाता। डबल बॉन्डेड एटम पे लगने वाला जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। और ये लोन पेयर कहाँ चला जाता है, कॉन्जुगेशन और साथ में एरोमेटिक करने में चला जाता है इस कंपाउंड को। तो बस ये जाएगा, तो इस पे तो पोजीशन हो गई है। इसका तो ये लोन पेयर काउंट करा जाएगा। इसका जो डोनर एटम है कौन काउंट किया जाएगा, ये एन, क्योंकि इससे ज़्यादा बेसिक ये है। यहाँ देखिए इसमें लोन पे, इसमें एटम कौन है, ओ। इस ओ पे दो लोन पेयर होंगे। एक लोन पेयर तो कहाँ चला जाएगा, ये फ्यूरान है। एक लोन पेयर तो कहाँ चला जाएगा, एरोमेटिसिटी में। और एक लोन पेयर तो बचेगा जिसे डोनेट कर सकता है ये, तो इसमें बेसिक नेचर तो है। इसमें बात करें तो इस एन का, ये एन अपने लोन पेयर, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, एरोमेटिसिटी में नहीं गया है, क्योंकि एरोमेटिक तो अपने आप में, बेंजीन अपने आप में एरोमेटिक है। इस एरोमेटिसिटी के लिए तो लोन पेयर की जरूरत नहीं है, मगर इसका जो लोन पेयर है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेशन में घूम घाम के वापस आ जाएगा। यहाँ देखिए इसमें अगर बात करूं तो इसमें एन भी है और ओ भी है। तो एन और ओ में से ज्यादा बेसिक होता कौन है, एन। तो सोर्स एटम किसको मानेंगे, एन को मानेंगे, ओ को छोड़ देंगे। और एन का जो लोन पेयर है वो कैसा है, वो डबल बॉन्डेड एन है, तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, मतलब वो डीलोकलाइज नहीं होगा, वो सिर्फ क्या रहेगा, लोकलाइज। ठीक, चलिए यहाँ पे भी एन और ओ दोनों है, तो डोनर एटम कौन हो गया, एन। एन ज्यादा बेसिक होता है ओ से, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कम होती है। तो देखिए, तो यहाँ डोनर एटम एन, अगर हम बात करें इसमें डोनर एटम एन है, इसमें डोनर एटम ओ है, इसमें डोनर एटम एन है, इसमें डोनर एटम एन है, और इसमें डोनर एटम एन है। चार में तो डोनर एटम एन है और एक में कौन है, ऑक्सीजन। तो जिसमें डोनर एटम ऑक्सीजन है वो तो लास्ट में जाएगा, क्योंकि एन ज्यादा बेसिक होते हैं किससे, ओ से। तो सबसे पहले तो एटम के बेसिस पे, एटम के बेसिस पे बी सबसे हार गया, क्योंकि इसमें डोनर एटम ओ है जबकि बाकी सब में एन है। अब बात करते हैं एस करेक्टर की। इसमें सोर्स एटम एन ये है, डबल बॉन्डेड है तो sp2। इसमें सोर्स एटम ये है और सिंगल बॉन्डेड है तो sp3 होना चाहिए, मगर इसका लोन पर कॉन्जुगेशन में जाएगा, और कॉन्जुगेशन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, sp2। तो यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2। इसका ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है तो sp2, और यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड है तो sp3, और इसका लोन पर कॉन्जुगेशन में भी नहीं जाएगा कहीं, तो sp3 ही रहेगी। तो सब में sp2 sp2 sp2, मगर इसमें sp3। यहाँ एस करेक्टर सबसे कम है, यहाँ 25% एस करेक्टर है जबकि सब में 33 है। तो जिसमें एस करेक्टर कम है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना एस करेक्टर कम उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है उतनी जल्दी लोन पर डोनेट कर देगा। तो इसमें क्या हो गया, तो सबसे पहले इन चारों में अगर मैं बात करूँ तो इन चारों में ई जीत जाएगा, बाकी रह जाएंगे सी ए डी, तो ई जीत गया एस करेक्टर के बेसिस पे। चलिए अब बात करते हैं, जब एस करेक्टर भी सेम हो जाए तो इन तीनों में अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट।
अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात कर लो तो कौन कौन बचे जी, एक तो बचा ए के लिए अगर मैं देखूं तो इसके लिए ये एटम क्या दिखाएगा, माइनस आई, ठीक, क्योंकि इसका लोन पर रेजोनेंस में तो गया नहीं, तो बाकी मीजोमेरिक तो होगा नहीं बस, क्योंकि मीजोमेरिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि लोन पर रेजोनेंस में नहीं जा रहा। तो इस सोर्स के लिए ये एन एटम, ये कार्बन है, ये कार्बन है, मगर ये क्या है, नाइट्रोजन है, तो क्या दिखाएगा, माइनस आई। इसमें देखिए इस एटम के लिए ओ क्या दिखाएगा, उस नाइट्रोजन के लिए ओ क्या दिखाएगा, माइनस आई। तो यहाँ पे एन का माइनस आई है और यहाँ किसका है, ओ का माइनस आई। किसका माइनस आई ज्यादा होगा, ओ का, क्योंकि ओ की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होती है। जितना ज्यादा माइनस होगा उतनी बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, कम। तो ए से तो कम बेसिक होगा कौन, डी। मगर अभी कौन है साथ में, सी भी है। तो अगर मैं सी में देखूं तो सी में क्या होगा, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, ना उसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, ना उसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में। इसका लोन पेयर लोकलाइज है, वो लोकलाइज है, इसका लोन पेयर लोकलाइज है, जबकि इसका लोन पेयर डी लोकलाइज है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। या कह सकते हैं इसके लिए क्या दिखाएगा, माइनस एम। तो ये माइनस आई, ये माइनस आई, और जबकि इस एन के लिए बेंजीन क्या दिखा देगी, माइनस एम। या कह लो इसका लोन पेयर डी लोकलाइज नहीं है, इसका लोकलाइज नहीं है, मतलब इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं, इसका रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं, जबकि इसका एन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। और जौन सा लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा वो बेसिक नेचर क्या हो जाएगी उसकी, कम। तो सबसे कम तो इनमें सी हो जाएगा। या वैसे कह लो ये माइनस आई, ये माइनस आई, और इसमें क्या हो गया, माइनस एम। तो इसका माइनस ज्यादा है, और ज्यादा माइनस है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो सी तो सबसे कम हो गया। और इन दोनों में बात करूं तो इन दोनों में माइनस आई किसका ज्यादा था, ओ का ज्यादा माइनस आई था। जितना ज्यादा माइनस होगा उतना बेसिक नेचर कम हो जाएगी। तो सी से ज्यादा होगा डी, और डी से ज्यादा होगा ए। तो डी, सी से ज्यादा होगा ए और डी, क्योंकि उनके लोन पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, जबकि इसका रेजोनेंस, जिसका लोन पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो सी से ज्यादा हो गया डी, और डी से भी ज्यादा कौन हो गया, ए। डी ए से कम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ माइनस आई ज्यादा था। क्लियर होगी बात। तो सबसे ज्यादा ए, उससे कम डी, और सबसे कम हो गया सी। ये ए और डी सी से ज्यादा इसलिए हुए क्योंकि इनका लोन पेयर लोकलाइज है, जबकि इसका लोन पेयर डी लोकलाइज है। और इन दोनों में ए ज्यादा हुआ क्योंकि डी में माइनस आई बड़ा है किसका, ओ का। इसमें माइनस आई कौन दिखा रहा, ओ, और जबकि इसमें माइनस आई कौन दिखा रहा, एन। और ओ का माइनस आई ज्यादा होगा, जितना ज्यादा माइनस उतना बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक। तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पे मैं आप अलग से एक लेक्चर डाल चुका हूँ सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ पे आप देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। और देखिए इसमें ज़रूरत पड़ रही बार बार कहाँ पे सिंगल नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये तीन एटम है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही, बार बार मुझे बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो भी अलग से लेक्चर पड़े हुए हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी एटम, एन एटम और ओ एटम। तो उसको अच्छे से देखिए भाई, और फटाफट, क्योंकि मैं एकदम से बताता चलूँगा तो आप सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया। तो वहाँ पे अच्छे से वो चीज़ें बता चुके हैं बहुत अच्छे से, तो वहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक लेक्चर ले चुके हैं, तो वहाँ पे आप वहाँ से पढ़िएगा इसको, उसके बाद इन लेक्चर को देखिए। ठीक है, थैंक्स।